हेलो दोस्तों, कुंदे इंडिया रेल में चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि साइंस का एनसीईआरटी जो क्लास स्टार्ट हुआ है ना, एनसीईआरटी 9th और 10th का। तो 10th का तो आप लोग का जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे बराबर उनका वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिए हैं सारा क्लास। एक दो चैप्टर बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट करवा देंगे। 9th स्टार्ट होने वाला है। जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे उनके लिए मैं बता दूँ, ये आप लोग का ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC, RPF, JEE, ये सारा के लिए आप लोग को ये क्लास है दोस्तों। जो भी देख रहे होंगे आप, जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर फॉलो करते होंगे, देखिए RPF हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आप लोग को ALP हो गया, सारा चीज़ NTPC ग्रुप डी सारा फॉलो करता है आप लोग को। ये एनसीईआरटी 10th और 9th वाला, ये TCS और रेलवे बोर्ड भी, क्योंकि सिलेबस में भी वही दिया है 9th और 10th का। तो आप लोग भी उसे फॉलो कीजिए। आप लोग को यदि नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं आप लोग को ये मैं अडिक्टेड हूँ। ये ID कार्ड आप लोग के लिए इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट होकर आप लोग ज़्यादातर पढ़ाई कीजिए, और ये भी आप लोग को ID कार्ड अपने गले में लगाइए। तो 24-25 में ये ID कार्ड जरूर अपने गले में लगाइए दोस्तों। इसी कारण मैं ID कार्ड को आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, अभी आप रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। तो आज दोस्तों ये बुक का आप लोग देख रहे होंगे, ये किरण पब्लिकेशन का आता है, जो कि रेलवे का सार संग्रह खान सर के द्वारा सामान्य अध्ययन। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी न्यू स्टूडेंट है इनको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस के लिए 27,000 प्लस क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद आप लोग को मैथमेटिक्स के लिए जो भी स्टूडेंट अभी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करना रहता है तो उनको 10,000 प्लस जितना अभी तक रेलवे में आप लोग को एग्जाम हुआ है। अभी 12 लेवल के भी वैकेंसी आए, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है मैथमेटिक्स के लिए। फिर रीजनिंग के लिए आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इसको। किरण पब्लिकेशन का बुक बहुत बेस्ट बुक रहता है। 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप लोग को रीजनिंग में। जितना तक अभी तक रेलवे में क्वेश्चन आया है सब प्रीवियस ईयर अभी तक सारा चीज़। फिर समान जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों के लिए रहता है दोस्तों। तो अभी 12 लेवल का वैकेंसी आया है, ग्रेजुएशन का, जितना भी रेलवे में अभी तक RPF JEE जितना भी एग्जाम अभी तक हो गया सारा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। फिर आप लोग के लिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए आप लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं सॉल्व पेपर को, प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप लोग के लिए ये मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व पेपर, TCS पेपर के लिए। फिर आप लोग के लिए सारा यहाँ से चीज़ मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन परचेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आप लोग का एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट था तो उसका आज नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो दोस्तों आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट यदि पहले से जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे कि 10th वाला एनसीईआरटी जो कि था वो ख़त्म हो चुका है। अब 9th का एनसीईआरटी आप लोग को स्टार्ट हुआ है। वो चौथा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, चौथा चैप्टर आप लोग के लिए ख़त्म हो चुका है। तो आज 5वां चैप्टर होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को सारा वीडियो में आप लोग जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब चीज़ का आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, ये 9th क्लास का एनसीईआरटी इस तरह है। तो आप लोग नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। 10th वाला प्ले लिस्ट बन गया है। 10th क्लास का सबसे ज़्यादा टॉपिक उसका ख़त्म कर चुके हैं आप तक, जितना भी हुआ है क्लास। तो उनका प्ले लिस्ट बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा 10th का एनसीईआरटी ख़त्म हो चुका है, तो 3 चैप्टर मात्र में बचा हुआ है। तो ये 9th चैप्टर आप लोग देख लीजिए, ये सब आज होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आज 9th का जितना भी क्लास के उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 5 से, जीवन की मौलिक इकाई के चैप्टर से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आप लोग को इम्पोर्टेंट जो भी होगा आप लोग को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले ही बता देता हूँ, आप लोग को थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग लगता है। आप लोग के लिए बोल रहे थे बहुत सारे, इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं वीडियो देखने में। साइंस के लिए जो वीडियो बना रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, इसी कारण मैं इतना लेट से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा फिर हमको भी मन नहीं लगता बनाने में ना। तो आप लोग इंटरेस्ट लीजिए, फिर आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज अध्याय नंबर 5 का आप लोग को चैप्टर 5 पढ़ाने वाले हैं, जीवन के मौलिक इकाई। चलिए आप लोग के लिए वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ उसी को हम रीड करने वाला हूँ आप लोग के लिए। ये मत बोलिएगा कि पूरा क्यों नहीं रीड कर रहे हैं। तो जो भी पहले से स्टूडेंट जुड़े होंगे उनको तो मालूम ही होगा, तो न्यू स्टूडेंट होगा उनको नहीं मालूम होगा। चलिए आप लोग के लिए अब वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। तो क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था। कॉर्क जो था, कॉर्क आप लोग जानते ही होंगे। उनके पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। कैसी होती है? जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है जो कॉर्क होती है, कॉर्क जो है एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। पूछ लेगा कभी कभी तो ये कॉर्क कैसे प्राप्त होता है, तो वृक्ष की जो होता है ना पेड़ पौधे उनके छाल से प्राप्त होते हैं। सन 1665 में हुक ने ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को ये याद रहे कब, सन 1665 के हुक ने क्या बताया था, रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किससे देखा था, सूक्ष्मदर्शी से 1665 में, ठीक है। कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, क्या कहा, सेल का यानी कोशिका का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा है। क्या है, कोशिका एक लैटिन शब्द है, इनका अर्थ क्या है, एक छोटा कमरा है, ठीक है, कोशिका का। फिर नेक्स्ट, उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्धहीन लगती है लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। क्या पूछेगा किसने सबसे पहले देखा सजीवों में, तो ये रॉबर्ट हुक ने ही देखा था, अलग अलग होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा सकता है। क्या 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 है, इन जीवन शब्दों का उपयोग जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आप लोग को फिर नेक्स्ट में चलते हैं, क्या लिखा है देखिए, सजीव कैसे बने होते हैं उनके बारे में बताइए। क्या बताया, सजीव जो है वो किससे बने होते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए आगे पॉइंट पे देखते हैं। तो ये देख रहे होंगे ये सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों, तो आप लोग के लिए आप लोग देखे होंगे, ये क्वेश्चन भी पूछता है तो आप लोग ये याद रखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है। कभी कभी ये फिगर दे देगा, फिर नाम पूछ लेता है कि नेत्रिका लेंस कहाँ है, दे नेत्रिका कहाँ है, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड कहाँ है, इस तरह करके आप लोग के लिए पूछ लेता है। तो आप लोग ये एक बार फिगर माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को यदि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप लोग को बोरिंग थोड़ा लगेगा लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य रख के पढ़िए ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ आए और क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिले एग्जाम में, ठीक है। तभी एनटीपीसी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जरूर स्टूडेंट भर लिए होंगे, यदि नहीं भरे होंगे तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए भरने के लिए, ठीक है। और आप लोग के लिए सेफ जोन और डेंजर जोन वीडियो बना दिए हैं, आप लोग को जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप लोग को जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग के लिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या लिखा गया है। जैसे बताया गया ये जो है संरचना क्या है। देखिए संरचना के बारे में लिखा गया है कि ये छोटी छोटी संरचना, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के आप लोग के लिए, लेकिन समझने के लिए। तो हम चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ते हैं सिर्फ। ये छोटी छोटी संरचना है जो हम देख रहे हैं, सल्क कंद प्याज यानी जो कि कंद किसको बोलते हैं, प्याज को ही बोलते हैं ना, सलकंद की प्याज की मूलभूत इकाई इन संरचना की कोशिका कहते हैं कि न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु, क्या जितने भी जीव जंतु एवं जंतु एवं अपने आसपास देखते हैं वे सभी क्या कोशिकाओं से बने होते हैं। किसका बने होते हैं, जितना भी जीव जंतु आप देख रहे होंगे वो किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एकोशिकीय भी होते हैं, क्या होता है उसमें बहुकोशिकीय भी है, कोई एकोशिकीय भी है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका है। क्या है, जो आवर्धक लेंस है उसकी खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अम्बीवा, ये क्या है, एक मात्र कोशिका जीव है। अम्बीवा क्या है, अम्बीवा है, केलेमीडोमोनास है, पैरामीशियम है तथा बैक्टीरिया है। क्या है, केलेमीडोमोनास, अम्बीवा, केलेडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। क्या हो सकती है, इन सजीवों में एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग को ये चीज़ याद रखना, अम्बीवा कैसा है, बहुकोशिकीय एक कोशिकीय। तो अम्बीवा ये है एक कोशिकीय, जो है केलोमीडोमोनास ये क्या है, ये एक कोशिकीय। पैरामीशियम ये क्या है, बहुकोशिकीय ना हो गए एक कोशिकीय है, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय, तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। इसका अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में क्या आता है, अनेक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीवों में क्या आता है, अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण है जो कि फंजाई, कवक क्या है, बहुकोशिकीय, पादप क्या है तथा जंतु ये क्या है, ये सब बहुकोशिकीय है, ठीक है।
क्या हम कुछ एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? तो उनके बारे में पता किया। चलिए, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय से ही विकसित होता है। किसका? बहुकोशिकीय जितना भी जीव है वो क्या है? एक कोशिकीय जीव से ही विकसित होती है। ठीक है, जैसे कोशिका विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को देखना है। ठीक है, जैसे कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ताकि समझ आ जाए। पीछे दिखाई थे ना आप लोग को कोशिका के सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। तो ये पूछ लेता कोशिका की सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक। हुक कोशिका क्या होता है? छोटा होता है, तो हुक से ही देखना पड़ेगा ना, तो भाई ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। हुक से 1665 में लगाया गया था। उसने कोशिका को कार्प की पतली की काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी को सहायता से देखा था। पूछ लेगा किस में देखा था? तो कॉर्क की पतली की काट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग याद रखना। ल्यूवेनहॉक कब? 1674। कब? 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। जीवित कोशिका पता किसने लगाया था? तालाब के जल में स्वतंत्र ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। कब? तो ये हो गया 5 या 9 साल के बाद। ठीक है, 9 साल के बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक कैसा होता है? ब्राउन होता है, तो ये इस तरह करके याद रखिएगा। केंद्रक कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने, एगो रॉबर्ट हुक है वो अलग है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया 1831 में, बहुत टाइमों के बाद। जे पुरकुंजे, ये भी क्वेश्चन आता है। जे पुरकुंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ की जीव द्रव्य का नाम दिया। तो पूछेगा जीव द्रव्य का नाम क्या दिया? पुरकुंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकुंजे ने दिया था। ठीक है, नाम दिया। 2 जीव वैज्ञानिक एम एसलिडन 1838 तथा टी शॉन ने 1839 ने कोशिका सिद्धांत का विषय में बताया। कोशिका सिद्धांत पूछेगा किसने बताया था? स्लिडन एंड शॉन ने। ठीक है, बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे क्या है? इन सभी पौधे इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। जितना भी पौधा, जितना भी जंतु है, सब क्या है? कोशिका से बने होते हैं। और जीवन की मूलभूत इकाई भी क्या है? कोशिका है। बिरचो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों की समझना संभव हो सका। तो यहाँ से आप लोग को 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग को लिए मैं ओरिजिनल नोट्स जिस तरह मैं पढ़ा था वो एकदम ओरिजिनल नोट्स आप लोग के लिए प्रोवाइड करते हैं। बताइए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बहुत स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। वीडियो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, ताकि हम मुझे भी पता चले कि हाँ चलो देख रहा है तो वो लाइक कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो बनाए। अब लाइक कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर वीडियो कैसे बनेगा? बताइए, इंटरेस्ट भी नहीं लेते आप लोग देखने में वीडियो। इसी कारण मैं क्लास इतना दिन लेट किया था, ताकि इंटरेस्ट आप लोग के लिए जगे। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीरों को देखिए और ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं जैसे बताया गया। देखिए, इम्पोर्टेंट है। रुधिर कोशिकाएं कैसा होता है? इधर होता है। देखिए, चिकनी पेशी कोशिकाएं ये है, तंत्रिका कोशिकाएं ये है, अस्थि कोशिकाएं ये है, अंडाणु ये है, शुक्राणु कौन है? शुक्राणु, तो शुक्राणु ये है। वसा कोशिका कौन है? ये है। अंडाणु कौन है? ये है। तंत्रिका कोशिका है, रुधिर कोशिका है, चिकनी पेशी कोशिका है। तो ये सब क्या है? सब कोशिकाएं से बने। मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाएं क्या? मानव शरीर का। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। जो बताए कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। जैसे एक कोशिकीय अम्बीबा, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। ठीक है,
ये क्या आकार बदलते रहता है, कौन? अम्बीबा। ये अम्बीबा पूछ ले कैसे आते हैं कोशिकीय आकार स्थिर है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका क्या है? उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सम विभाजन होता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सम विभाजन होता है। जैसा कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर पंप करता है। क्या करता है? मनुष्य के शरीर में हृदय जो है रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है। आमाशय क्या करता है? भोजन का पाचन करता है आदि। इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है जिससे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन आदि होती है। तो ये है आप लोग को पॉइंट। थोड़ा बोरिंग फील होगा, आप लोग को थोड़ा समझ भी कम आएगा, लेकिन 2-3 बार वीडियो करके आप लोग देखा कीजिए ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है। कोशिकांग जो है कि कारण की एक ही कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। किसे कहते हैं? मूलभूत इकाई, उसे कोशिकांग कहते हैं। यह बड़ा रुचिक है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके कार्य क्या है अथवा ये किस जीव में पाई जाती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। कोशिका जो है किससे बनी होती है? कोशिका का संरचना संगठन क्या है? तो ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा, समझ लीजिए। कम से कम 1-2 बार करके समझिएगा, समझ आ जाएगा आप लोग को, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए हाईलाइट कर ही दिए हम। तो आप लोग को टेंशन नहीं रहा है, सिर्फ आप लोग को पढ़ना रहता है। ठीक है, तो आप लोग को इतना बनाया मिल रहा है। हम लोग समय तो खुद बनाना पड़ता था इधर उधर खोज के, तो आप लोग के लिए इतना कम से कम तो मिल रहा है। तो आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए, टेस्ट लगातार मारते रहिए दोस्तों। खाली पढ़ने से नहीं होगा, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट मारिए ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग कितना पानी में है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और टेस्ट भी मारते रहिए। यदि आप लोग टेक्स्ट बुक पास अभी तक नहीं लिए हैं तो टेक्स्ट बुक पास ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को सारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मिलता है। तो आप लोग कूपन कोड दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, लगा देंगे फ़ोटो। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कूपन कोड, आप लोग को मेरा यूज कीजिएगा। जो भी कोड आप लोग को दिख रहा होगा तो उनको 12% डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 12% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। तभी ऑफर चल रहा है आप लोग के लिए, जो कि 699 वाला आप लोग मात्र 603 रुपया में देगा। ठीक है, तो कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका की संरचना संगठन क्या है? तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। 3 गुण कोशिका में कितने गुण दिखाई देंगे? 3 गुण। तो 3 क्या क्या है दोस्तों? जो है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ये क्या है? कोशिका में 3 गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 गुण, जो कि कोशिका में एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या बोलो? कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे है इसे। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बारे में बताया गया। ठीक है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जो प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका यानी यह कोशिका झिल्ली, यह क्या? ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, जो कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों का अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। क्या होता है? जो पदार्थ का अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। अन्य पदार्थ की गति को भी क्या करता है? रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, किसको? कोशिका झिल्ली को। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है? कुछ पदार्थ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन की कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हमें पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं।
हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता में निम्न सांद्रता की ओर होती है, जो कि पदार्थ की गति के बारे में बताया गया। तो आप वो पॉइंट को नोट करते जाइएगा, नहीं तो अपना बुक में हाईलाइट करते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। जब कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, CO2 का निष्कासन तो आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब ये CO2 एकत्र हो जाएगा तो क्या होता है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण से CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। क्या होता है, कोशिका में स्थित जो CO2 की सांद्रता से उनका अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। जब उसका क्या होता है, CO2 की स्थिति सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, तब उसी समय क्या होता है, उच्च और निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका CO2 की क्या होता है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जब कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। क्या होता है, O2 जो है बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। क्या होता है, O2 जो है बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, अतः कोशिका जो है तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या जो ऑक्सीजन है कोशिका में विसरण द्वारा चली जाती है और वह कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान का विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है। क्या होता है, जल जो है वो भी क्या करता है, विसरण के नियम के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थ की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अब फिर नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे एक पॉइंट के बारे में बताइए, यदि कोशिका तनु विलयन माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। कौन सा विधि ये पूछे लगा, तो परासरण विधि के अंदर द्वारा ही यह आर पार हो रहा है और अंदर भी जा रहा है, ठीक है। फिर पॉइंट चलते हैं, आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं आप लोग समझने के लिए, ताकि आप लोग को समझ आ जाएगा। ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं वीडियो रोक के, ठीक है। चलिए हम आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ दिखा देते हैं। जैसे ये कवच के बारे में पूछ लेता है, अंडे से परासरण कैसे होता है। अंडों के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में डालकर उसे कवच को हटाओ, उसका कवच अधिक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका भी पूछ लेता है कि अंडे का जो कवच होता है किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। एक पतली बात त्वचा झिल्ली एवं अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसको अवलोकन करो। अब क्या देखते हैं, क्या होगा, तो अंडा फूल जाता है। आप लोग देखे होंगे कि प्रैक्टिकल भी किए होंगे कितना बार। तो ये अंडा क्या होता है, फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल क्या होता है, अंडे के अंदर चला जाता है, तो क्या होगा, फूल जाएगा ही। तो यही होता है परासरण के द्वारा। पूछ लेगा कभी अंडे में जो जल जाने के बाद अंडे फूल जाता है तो कौन सी विधि है, तो वो परासरण विधि है, ठीक है। नंबर बी, इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नामक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है। क्यों होता है, नमक का घोल अतिरिक्त सांद्रित होता है, इसलिए। इस प्रकार क्रिया हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी प्रत्यंत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद सूखी किशमिश के द्वारा। फिर नीचे में देखिए क्या लिखा गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे लिखा गया, एक कोशिकीय और लवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। किसके द्वारा, परासरण द्वारा ही जल ग्रहण करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को
देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्वेश्चन ये माइंड में रखिएगा। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण भी ये कैसे होता है, जो पौधे के मूल है यानी जड़ है उसके द्वारा जल का अवशोषण भी एक प्रासरण का एक उदाहरण, क्या है, प्रासरण का एक उदाहरण, ठीक है। तो इसी प्रकार बताया कोशिका से विभिन्न, जो बताया कोशिका से विभिन्न अणुओं को अंदर आना तब बाहर निकलने के भी विसरण द्वारा ही होते हैं। क्या होता है, विसरण द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, पूछ लेगा कभी, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, लचीली होती है और ये कार्बन अणु जिससे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। पूछ लेगा प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये क्या होता है, लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इसका लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना एवं केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों ग्रहण करने में सहायता करता है, ठीक है। क्या करता है, सहायता करता है अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ का ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आप लोग को। कोशिका झिल्ली का लचीलापन किसके द्वारा होता है, कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इसी प्रक्रिया को एंडोसाइटिस क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा करता है। क्वेश्चन पूछता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा अमीबा अपना भोजन करता है। एंडो किसके द्वारा, एंडो के द्वारा, ठीक है। कोशिका भित्ति की चलिए कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में क्या होता है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, ठीक है। किस में होता है, प्लांट में, ठीक है, प्लांट सेल में होता है। अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को याद रखना है। पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। क्या है, सेल्यूलोज एक क्या है, जटिल पदार्थ, और ये पौधों की संरचनात्मक तथा दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है, ये कठोरता प्रदान करता है पौधों को, ठीक है। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को जीवद्रव कुंचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीवद्रव कुंचन। जब कोई भी प्लांट में क्या होता है, प्रासरण द्वारा पानी की हानि हो जाता है, वो पानी सोख लेता है, तो उसमें क्या होता है, वो जीवद्रव कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जीवद्रव का कुंचन। जैसे छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनके एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जो पत्ते में जो रहता है छोटे छोटे किन ना, उनके बारे में बताइए, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं के एक हरा पदार्थ होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट में, देखिए आप लोग को बताया गया कि ये केवल जो है जीवित कोशिका में ही प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिका में। जो कि है बताया गया कि केवल जीवित कोशिका में ही प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, कि ना मृत कोशिका में ये नहीं होगा। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प प्रासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। क्या करता है, बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है। क्या होता है, ऐसे विधि द्वारा कोशिका जो है प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है। क्या करता है, कोशिका प्रासरण विधि द्वारा, क्वेश्चन पूछ लेगा कभी, तो प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूल जाती है, इसी प्रकार प्रति समान रूप से दबाव डालती रहती है। कोशिका भित्ति के कारण पौधे में कोशिकाएं पर्वतीय माध्यम में कोशिका की अपेक्षा आसानी से वो जल की ग्रहण कर लेती है। केंद्रक के बारे में बताया गया, ठीक है। केंद्रक के बारे में बताया, केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में चलिए आप लोग के लिए पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बोला गया, कोशिका को रेंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन तथा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो एनएसआईटी है दोस्तों, एनएसआईटी में आप लोग को कहीं भी कोई पॉइंट मिल जाता है तो आप लोगों को थोड़ा धैर्य रख के पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बोरिंग फील होगा। मैं तब बराबर बोलता हूँ आप लोग के लिए। आप एक जीके जीएस का क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, चैप्टर वाइज करके, जितना अभी तक रेलवे में पूछा गया है। तो आप लोग कौन कौन देखने के लिए तैयार हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप लोगों को जीके भी रिवीजन होते रहे, ठीक है। अब वो भी मैं ऐसे फालतू वीडियो नहीं बनाऊंगा, जितना अभी तक रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया ना,
जैसे आप लोग के जैन धर्म पढ़ लिए तो उनके बारे में एक दिन वीडियो बना देंगे। फिर बौद्ध धर्म के बारे में बना देंगे। जैसे मुगल काल हो गया, मुगल काल के बारे में एक चैप्टर रोज आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे, चाहे वो 10 क्वेश्चन रहे, 20 क्वेश्चन रहे, 50 क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आपको रिवीजन कर सकते हैं। आप सोने से पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, अब वो भी आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है। तो ताकि वहाँ से आप लोग को वहाँ से रिलेटेड होकर आप लोग को क्वेश्चन क्या होता है, वहाँ पे ही रिलेटेड होकर आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आप लोग के लिए मैं बता दूंगा, उसका जो भी आप लोग के लिए पॉइंट होगा वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप लोग के लिए बताने वाला। तो कौन कौन स्टूडेंट तैयार होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप लोग को जीके भी रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को एनटीपीसी हो गया, आप लोग जितना भी है जीके में भी क्वेश्चन आप लोग को रहता ही है। तो वो सब ज़्यादा उतना दिन तक रिविज़न कर दीजिएगा तो सारा क्वेश्चन वही सब रहता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को क्लास करना है या नहीं। फिर आ गया केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो होता है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिकीय द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुभाग इतना में पढ़ेंगे। क्या करते हैं, पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की क्रोमोसोम में जो है आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म में दोस्तों हम लोग पूछ लेता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों को जो सूचना देती है वो क्या होता है, माता पिता के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणु के रूप में देती है। अगली संतति में जाते हुए क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्या होता है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, ये चीज़ पूछ लेता है आप लोग। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। डीएनए में अणु कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचना होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। पूछ लेता है, ये डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ का रहता है। ये डीएनए किसका पदार्थ का रहता है, क्रोमैटिन पदार्थ का रहता है। तो क्या होता है इसमें, ये डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन पदार्थ का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे रूप में विद्यमान रहता है क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचना के एक जाल के पिंड होता है। क्या होता है, एक जाल के पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम क्या होता है, संगठित हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है, कोई भी जीव हो गया उसमें केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही जब केंद्रक का बात। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। क्योंकि यह कोशिका विकास का परिकलन निर्धारित करता है, साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रिया को भी निर्देशित करता है। अब बैक्टीरिया के बारे में बताइए, बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में क्या है, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। क्या होता है, कोशिकीय क्षेत्र में बहुत कम स्पष्ट होता है। कोशिकी इसमें क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। क्या होता है कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। क्या होता है, जो भी जहाँ भी केंद्रक क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटिन की ही पदार्थ होता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक काय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। तो आगे तक कहाँ हो गया था दोस्तों, ये आप लोग को प्रोकैरियोटिक तक। कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, क्या लिखा गया है, जो कि प्रो आदि अथवा पूर्व कैरियोइड के कैरियन बराबर केंद्रक इस तरह से बना हुआ है इसको। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग को सिर्फ यही याद रखना है कि कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहता है, यूकैरियोटिक कहते हैं। जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जिसमें हो रहा है यू यानी यूकैरियोटिक यानी जंतु लोग, और ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक यानी वो क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय वाला, ठीक है। ये यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकीय वाला हो जाएगा।
देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जो कि 5.4 में है और भी अन्य अधिकांश द्रव अंग नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगों को अनेक कार्यों में भी इस कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। अनुभाग इतना चित्र नंबर में दिखाया गया है। तो आप लोग को ये भी पूछ लेता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से डिटेल में याद करिए, यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। जैसे प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका तेले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। पूछ ले क्लोरोफिल कैसे होता है, तो क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में किसके साथ होता है, प्लेलिस्ट के साथ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है। देखिए राइबोसोम होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति होता है और ये कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया भी होती है। कोशिका द्रव में क्या है, जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमने क्या देखा उसमें बताया गया। जैसे कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, क्या है, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा तथा इसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कोशिका द्रव भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो क्या है, एक तरल पदार्थ है। उसके अंदर जो कोशिका है, कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका के अंगन कहते हैं। तो आप लोग को दोस्तों 12th लेवल का भी वैकेंसी आ गया है, तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को लिए अभी बहुत सारे थोड़ा थोड़ा ही वैकेंसी आया है। तो 3000 वैकेंसी कोई खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन बट थोड़ा थोड़ा सब में आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो तैयारी है। बस जितना अच्छा से तैयारी कर सकते हैं तो तैयारी में लगे रहिएगा और आप सिलेक्शन लीजिए। ग्रेजुएशन लेवल भी यदि फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग के लिए बता दिए हैं, सेफ जोन कौन है, डेंजर जोन कौन है, जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इनका भी सब प्ले लिस्ट बना दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो क्या होता है, कोशिका द्रव तरल पदार्थ। कोशिका द्रव तक केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि कोशिका द्रव और किसको मिला जीव द्रव बनते हैं, तो केंद्रक को। कोशिका द्रव और दोनों केंद्रक को मिला के ही जीव द्रव बनते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। कोशिका जो है झिल्ली वो अंगक युक्त होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रीय झिल्ली भी होता है, झिल्ली युक्त भी होता है। तो ये डिफरेंट आप लोग को ये नोट करना है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा आप लोग को लगेगा बोरिंग, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में। झिल्ली की साधकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। जो वायरस है उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। इसलिए हमने अपने जीवन के गुण पर तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि वह या किसी सजीव के शरीर में विविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग न कर लेता है। जैसे आप लोग को यहाँ थोड़ा अंतर दिखाया गया है, देख रहे होंगे आप लोग क्या अंतर दिखाया गया है। प्रोकैरियोटिक, जो इधर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक आकार क्या होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका कितना होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। केंद्रीय नंबर 2 में क्या होता है, केंद्रीय क्षेत्र होते हैं। उसमें क्या होता है, केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। इसमें केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होता है। यह चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम 1 होते हैं। इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। तो ये बहुकोशिकीय में तो कम से कम 1 से अधिक ही होगा ना। झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछ सकता है डिफरेंट, तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। अब आ गया कोशिका अंगक। और कोशिका अंगक में क्या लिखा गया देखिए, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी होगा आप लोग ऊपर में, तो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ देते हैं। जब हमने पिछले अनुभाग केंद्रक के विषय में पढ़ा है, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लेस्टिड कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या ये सब कोशिका के अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णय का कार्य करता है। क्या होता है, निर्णायक कार्य करता है कोशिकाओं का। अंतर्द्रव्य जालिका ER, ठीक है।
अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा अथवा गोल या आयताकार थैले पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के स्वरूप होती है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली के स्वरूप होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी RER तथा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका SER। ठीक है। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको राइबोसोम, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम किस पे होती है? राइबोसोम जानते ही होंगे हम लोग, प्रोटीन बनता है उसमें। राइबोसोम किस पे प्रोटीन संश्लेषित होती है? तो RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। ठीक है। क्या होता है? ये कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। इसमें वसा तथा लिपिड होता है। किसमें? SER में जो होता है उसमें क्या होता है? वसा लिपिड के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को क्या करता है? कोशिका झिल्ली को बनाने की सहायता करता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करता है। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, तो परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। क्या करते हैं? एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। जंतु कोशिका जो कि यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक में देखिए क्या क्या होता है, तो ये डिफरेंट आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन गोल्जी उपकरण होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, तहातक केंद्र होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका होता है, केंद्रीय झिल्ली होता है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होता है, स्मूथ वाला। ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोग का रफ, ये है स्मूथ वाला। तो फिर चलते हैं, कोशिका द्रव हो गया, केंद्रक भी होता है इसमें, तो ये हो गया जंतु कोशिका में। तो डिफरेंट पूछता है आप लोग को, पॉइंट सब याद रखना है, एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है। इस प्रकार ER का कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तक केंद्र के मध्य पर तथा मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यीय ढांचे का कार्य भी करती है। ठीक है। तो इसे पॉइंट इम्पोर्टेंट आप लोग को नोट करना। एक वर्ग के जंतु हैं जिन्हें केसुरुकी भी कहते हैं। ये एक वर्ग का जंतु होता है, उसे क्या कहते हैं? केसुरुकी भी कहते हैं। ठीक है। जो कि अध्याय 7 में ही पढ़ लिए होंगे, ऐसा बता रहा है। नंबर 2, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या है? गोल्जी उपकरण की खोज किसने? कैमिनो गोल्जी ने। ठीक है। द्वारा वर्णित किया है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चिपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो कि एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, गोल्जी का पूछ लेता है किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब कुंडिका कहते हैं कि इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों में होता है और इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग में को बनाती है। क्या करता है? दूसरे भाग को बनाती है, जैसे यहाँ बताया गया है। पादप कोशिका में क्या क्या होता है, ये फिगर भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। तो ये खुरदरी अंतर्द्रव्यीय है, लाइसोसोम है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय है, हरित लवक है, गोल्जी उपकरण है, केंद्रीय झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, बाह्य कोशिका है, कोशिकीय भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, कोशिकीय द्रव है, यहाँ बीच में जो है ये क्या है? रिक्तका है, यानी खाली है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था देखो 2022 में। तो आप लोग ये कौन है? प्लांट सेल है, यानी पादप कोशिका है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस क्रिया में शामिल होने पुटिका पदार्थ का संचय, रूपांतरण तथा बंद करना कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। क्या होता है? गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है। अब आ गया लाइसोसोम। ठीक है। ये लाइसोसोम का पॉइंट है, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना आप लोग। क्या होता है? इसमें पाचक एंजाइम होता है। आर्य इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला, जो भी अपशिष्ट चीज़ है उसको क्या करता है? निपटाता है। निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंग
तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं आप लोग को मालूम ही होगा, नहीं तो बता दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फट जाता है जाके अंदर जितना भी कोशिका अपशिष्ट रहता है उसको बाहर निकालने के लिए। जैसे में चले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना है, क्या होता है, पाचनकारी एंजाइम होता है। जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में क्या करता है, तोड़ देता है। कोशिकीय चयापचय में व्यवस्थान यानी मेटाबॉलिज्म में क्या है, व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, जो कोशिका क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो गया या मृत यानी मर गया, उनको क्या करता है, ये लाइसोसोम फट जाता है और उसको एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसलिए इसको लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की आत्मघाती की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। कैमिनो के बारे में दिया गया है, तो ये कैमिनो के कब जन्म हुआ, क्या हुआ, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो रोक के, ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ लीजिए इसको वीडियो रोक के, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ आए। हम थोड़ा अभी जल्दी आप लोग कर देते हैं, क्योंकि 1906 में सेंटियागो रेमिंजो कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार का सम्मानित किया गया। पूछ लेगा कभी तो तंत्रिका तंत्र के लिए इसको क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, कोशिका का बिजली घर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरा झिल्ली की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक विलित होती है। ये बल एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप लोगों को याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। तो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, आप लोगों को ये क्या करना है, सब पॉइंट को नोट करके याद रखना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, इनको अपना डीएनए राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कुछ प्रोटीन स्वयं भी बनाता है। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, पूछ लेगा कभी, तो ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है, प्लांट टिश्यू में, ठीक। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, कर्मोप्लास्ट रंगीन होता है तथा ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत होता है। श्वेत तथा रंगीन प्लेस्टिड, जिस कर्मोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोगों, क्या कहते हैं, कर्मोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, जानते ही होंगे क्लोरोप्लास्ट कितना आवश्यक है पौधों में, ताकि प्रकाश संश्लेषण हो। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं, ठीक है। जिसे ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्या होता है, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, जो स्ट्रोमा में स्थित होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो भीतरी रचना है उसमें क्या होता है, बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ। ये क्या, एक थैली है जो कि एब्जॉर्ब करके रखता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि पादप कोशिका में क्या होता है, पानी का बहुत जरूरत होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका आयतन को 50% से 90% तक होता है। जैसे पादप कोशिकाओं की रसधानी में कोशिका द्रव भरा रहता है और यह कोशिका को भित्ति तक कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। कितना बच गया, तब खत्म होने वाला है। अब कोशिका विभाजन के बारे में बताया गया।
जैसे अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई क्या है? कोशिका सजीवों के लिए एक मूलभूत संरचना इकाई या जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। क्या है? क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका विभाजन जिसमें पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिका का प्रतिस्थापन और प्रजनन होते हैं, युग्मक बनते हैं, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन क्या है? जो भी नई प्रक्रिया द्वारा बना हुआ तो उसको क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिका वृद्धि होती है, विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिका बनाती है। संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह जीवों की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उनके विशिष्ट कोशिका विभाजित होकर युग्म बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। थोड़ा आज जल्दी है तो जल्दी आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों, थोड़ा आज जल्दी बता रहे हैं आप लोग के लिए। ये मत सोचिएगा कि ऐसा ही हर वीडियो में होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आज थोड़ा जल्दी है तो आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए समसूत्री विभाजन है, यहाँ आप लोग को अर्धसूत्री विभाजन, अलग अलग प्रकार के विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जबकि कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिका में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या होता है? नई कोशिका जो होती है उसमें मात्र कोशिका की तुलना में क्या होती है? आधी होती है। ये क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई? तो ये है आप लोगों अर्धसूत्री विभाजन, ये है समसूत्री विभाजन। आपने क्या क्या सीखा तो इनके बारे में दिया गया, देख लीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचना इकाई है, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो कि झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये आप लोग को सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो आपको ये 9th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 5 आप लोग को समाप्त हो गया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोग इंटरेस्ट लीजिए थोड़ा देखने में वीडियो, तब आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोग के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं तो क्या मुझे फ़ायदा वीडियो बना के, ठीक है। तो आप लोग को जो भी स्टूडेंट नहीं होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों के लिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा बताइएगा, फिर कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। आप लोग यदि अच्छा रिस्पॉन्स आता है वीडियो पे तो आप लोगों के लिए फिर कंटिन्यू वीडियो रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितना भी स्टूडेंट का अभी तक वीडियो नहीं देखा होंगे जाकर देख लीजिएगा, आप लोग के लिए वीडियो बहुत सारा अपलोड है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है तो आप ऑफर कूपन कोड उपयोग कर दीजिएगा। आप लोग को ये आप लोग को 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी रेलवे का एग्जाम हो गया, अभी जितना भी वैकेंसी है, NTPC, JEE है, RPF, LP, ग्रुप डी, जितना भी आने वाला है सब आप लोग के लिए यहाँ पे 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड उपयोग कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।